दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर उदयभान सिंह, यूपीएस मेंटर उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज एक लंबे अंतराल के बाद आपके साथ पुनः संवाद करने जा रहा हूं और आज का हमारा विषय है विशेष राज्य है क्या। पिछले कई महीनों से विशेष राज्य को लेकर के चर्चाएं चाहे टीवी चैनल्स पर हो या प्रिंट मीडिया में हो या सोशल मीडिया में हो, अक्सर चर्चा पर चर्चा होती रहती है कि विशेष राज्य है क्या, या अभी लद्दाख द्वारा विशेष राज्य की मांग की जा रही है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि लद्दाख विशेष राज्य की मांग क्यों कर रहा, या इसके पहले समय समय पर बिहार के द्वारा या आंध्र प्रदेश के द्वारा विशेष राज्य की मांग की जाती रही है। चाहे वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, हर सरकार के दौरान बिहार द्वारा विशेष राज्य की मांग की जाती रही है, लेकिन केंद्र सरकारें बिहार की मांग को स्वीकार नहीं करती रहे, चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। जब जून 2004 में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई और पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, गठबंधन की सरकार बनी, तो लोगों को लगा कि बिहार के दबाव में आकर, जदयू के दबाव में आकर के भारत सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार बिना किसी दबाव में आए बिहार की यथा स्थिति को बरकरार रखा और उसे कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजमी है। विशेष रूप से अभ्यर्थियों के लिए यह जानना जरूरी है कि विशेष राज्य है क्या, विशेष राज्य की अवधारणा का उद्भव कब हुआ, विशेष राज्य की मांग क्यों की जाती है। इसको लेकर के आपको इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि विशेष राज्य क्या है। विशेष राज्य क्या है? विशेष राज्य, विशेष राज्य के बारे में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा कर, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा, जब किसी राज्य को किसी भी आधार पर कोई विशेष दर्जा प्रदान किया जाता, विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, विशेष स्टेटस प्रदान किया जाता, तो उसे विशेष राज्य कहा जाता। विशेष राज्य का मतलब क्या हो? जब किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को किसी भी आधार पर विशेष दर्जा दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, या विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, या राजनीतिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। राजनीतिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं, अधिकार प्रदान किए जाते हैं,
तो ऐसे राज्य को विशेष राज्य कहा जाता है। हमने कहा विशेष राज्य क्या, जब किसी भी राज्य को किसी भी आधार पर, किसी भी राज्य को किसी भी आधार पर विशेष दर्जा दिया जाता या विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है या विशेष राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है या विशेष अधिकार दिया जाता है, तो ऐसे राज्यों को विशेष राज्य कहा जाता। तो यह विशेष राज्य की परिभाषा हुई। एक बार फिर हम आपसे कह रहे कि जब किसी भी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा किसी आधार पर विशेष दर्जा दिया जाता या विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है या विशेष राजनीतिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं और विशेष आर्थिक सहायता नियमित रूप से प्रदान की जाती है, तो ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का संज्ञा दी जाती। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विशेष राज्य जो होते हैं दो आधार पर, देखिए विशेष राज्य राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर विशेष राज्य का दर्जा सामान्यतया दो आधार पर दिया जाता, राजनीतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर। जब राजनीतिक आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो संबंधित राज्य को विशेष राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है, विशेष राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उनके बारे में संविधान में अलग से मेंशन किया जाता है। तो राजनीतिक आधार पर जब किसी राज्य को दर्जा दिया जाता है तो यहाँ पर राजनीतिक स्वायत्तता या फिर राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और संविधान में इनका उल्लेख किया गया होता या इनके बारे में संविधान में स्पष्ट तौर पर बताया गया होता है। जैसा कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 में अलग से प्रावधान किया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था। जम्मू कश्मीर को अनेक प्रकार की राजनैतिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी, परंतु 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यह राजनीतिक स्वायत्तता और यह अधिकार समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य अब नहीं रहा। जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा राजनीतिक आधार पर दिया जाता है तो उसके बारे में स्पष्ट तौर पर संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद या अलग अलग अनुच्छेदों में संबंधित प्रावधान किए गए होते हैं या अनुसूचियों में प्रावधान किया गया होता है। जैसा हमने अभी जम्मू कश्मीर के बारे में किया, या वर्तमान में अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, सीमित रूप में उनको अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार या स्पेसिफिक अधिकार दिए गए।
चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों की बात, कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों की बात इत्यादि, या अनुसूची 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए, परंतु वह पूर्ण रूपेण विशेष राज्य नहीं है, उनको सीमित राजनीतिक अधिकार दिए गए कुछ विशेष मामलों में। वह अन्य राज्यों के तरह एक सामान्य राज्य, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या अन्य। अब हम आते हैं आर्थिक आधार पर विशेष राज्य। भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हमने कहा कि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह ध्यान रखना, प्रावधान नहीं किया गया है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक आधार पर विशेष राज्य का दर्जा या आर्थिक आधार पर विशेष राज्य की अवधारणा जो है संवैधानिक अवधारणा नहीं है। एक पॉइंट इसे याद रखना। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि आर्थिक आधार पर विशेष राज्य की अवधारणा संवैधानिक अवधारणा नहीं है, संवैधानिक अवधारणा नहीं है। यह एक संविधानेतर अवधारणा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। हमने कहा कि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। विशेष आर्थिक आधार पर विशेष राज्य की अवधारणा एक संवैधानिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक संविधानेतर अवधारणा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अवधारणा। अब हम समझ इसका जन्म कैसे होता है। भारत में विशेष राज्य की अवधारणा का जन्म कब होता है, उद्भव कब होता है। विशेष राज्य की अवधारणा का उद्भव देखिए, जो वर्तमान में बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा विशेष राज्य की जो मांग की जा रही है, या आर्थिक आधार पर विशेष राज्य की मांग की जा रही है। राजनीतिक आधार पर विशेष राज्य की मांग अब देश के किसी भी भाग में नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर को कुछ राजनीतिक दल पुनः अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन
अन्य राज्यों में इस तरह की कोई मांग नहीं हो रही है। राजनीतिक आधार पर विशेष राज्य की मांग अब देश में नहीं हो रही है। जो मांग हो रही है वह आर्थिक आधार पर हो रही है। तो विशेष राज्य की अवधारणा का जन्म कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इन पर हम चर्चा करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1967 तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार थी, जिसे आज की भाषा में हम कहें डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का कोई टकराहट या मतभेद दिखाई नहीं पड़ता था। केंद्र और राज्यों में दोनों में कांग्रेस की सरकारें थी और एक दल की सरकार होने के कारण केंद्र और राज्यों में एक प्रॉपर समन्वय बना हुआ था। लेकिन 1967 में अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए और वहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें सत्ता में आई, मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। गैर कांग्रेसी सरकार आई और मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। इसके बाद विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि केंद्र हमको वित्तीय सहायता देने में, आर्थिक सहायता देने में पक्षपात कर रहा है। केंद्र उन राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता दे रहा है जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उनको सहायता कम दे जा रही है। यह आरोप लगाया गया। इस आरोप से व्यथित होकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य और उपाध्यक्ष गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई या एक विशेषज्ञ समूह बनाया जिसने विशेष राज्य की अवधारणा दिया। तो विशेष राज्य की अवधारणा 1969 में आती है और इस अवधारणा को जन्म गाडगिल समिति या गाडगिल विशेषज्ञ समूह ने दिया। तो 1969 में गाडगिल समूह या गाडगिल समिति द्वारा विशेष राज्य की अवधारणा दी गई। आर्थिक आधार पर हम विशेष राज्य की यहां बात करें। आपसे पूछा जाए कि भारत में आर्थिक आधार पर विशेष राज्य की अवधारणा अस्तित्व में कब आई, तो 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह अवधारणा अस्तित्व में आई। गाडगिल समिति या गाडगिल समूह ने इस अवधारणा को प्रचलन में लाया। तो गाडगिल समूह ने कहा कि राज्यों को दो भागों में बांटा जाए। गाडगिल समूह ने गाडगिल समूह द्वारा राज्यों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। सामान्य राज्य और विशेष राज्य। सामान्य राज्य और विशेष राज्य। गाडगिल समूह द्वारा राज्यों को दो भागों में, सामान्य राज्य और विशेष राज्य में। गाडगिल समूह ने कहा कि विशेष राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी, उसमें अनुदान अधिक होगा
और ऋण कम होगा। विशेष राज्यों को अनुदान अधिक दिए जाते हैं, अनुदान अधिक होता है और ऋण कम होता है, कम होता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता में विशेष राज्यों को अनुदान अधिक दिया जाता है और उस सहायता का कम भाग ऋण होता है जिसे उन्हें लौटाना होता। तो आप गाडगिल समूह ने राज्यों को दो भागों में बांटा, सामान्य राज्य और विशेष राज्य। विशेष राज्यों को केंद्रीय वित्तीय सहायता में अनुदान जो होता है 90% होता है, ऋण जो होता है वह 10% होता है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है उन्हें केंद्रीय वित्तीय सहायता का 90% अनुदान होता है और 10% ऋण होता। सामान्यतया अनुदान लौटाना नहीं होता या इस पर ब्याज की दर बहुत ही कम होती है, जबकि ऋण को 100% लौटाना होता है और इस पर ब्याज की दर अधिक होती है। तो जो विशेष राज्य होंगे उनको केंद्रीय वित्तीय सहायता का 90% अनुदान होगा और 10% ऋण होगा। क्लियर हुआ? यह हम विशेष राज्यों के बारे में बताए। अब यहीं पर आता है जनरल राज्यों के बारे में। जो जनरल राज्य हैं इनको केंद्रीय, हम 60 में लिख रहे हैं, केंद्रीय फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो अनुदान होता है, अनुदान इनको 10% होता है और ऋण जो होता है वह 90% फिक्स किया गया। जनरल स्टेट्स को जो अनुदान दिया गया, वह जनरल स्टेट को जो अनुदान दिया गया शुरू में 10% और ऋण 90%। तो आपने देखा कि मुख्य लड़ाई क्या है, पैसों को लेकर के यहाँ पर मुख्य लड़ाई है। जो जनरल स्टेट है उनको 10% अनुदान दिया जाता है, शुरू में दिया गया, और 90% ऋण दिया गया। लेकिन वर्तमान में, ये तो हमने शुरू की बात किया, वर्तमान में जनरल स्टेट्स को 30% अनुदान है और 70% ऋण दिया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन्हें सामान्य राज्य कहा जाता है, इन्हें किसी भी प्रकार का विशेष दर्जा नहीं दिया गया, तो इन्हें केंद्रीय वित्तीय सहायता में वर्तमान में 30% अनुदान दिया जा रहा है, 70% ऋण। यह सिस्टम 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हुआ। 13वें वित्त आयोग ने कहा, नहीं तो पहले यह जो था यह 10 और 90 का था। तो अभी तो हमने आपको बताया कि विशेष राज्य की अवधारणा कब आई? 1969 में आई। किसके द्वारा दी गई? योजना आयोग के एक विशेषज्ञ समूह, जिसे गाडगिल समूह या गाडगिल समिति भी कहा जाता है। इस समूह ने विशेष राज्य की अवधारणा दिया और विशेष राज्य के संदर्भ में कहा कि विशेष राज्य को केंद्रीय वित्तीय सहायता का 90% अनुदान दिया जाएगा
और 10% ऋण दिया जाएगा, जबकि सामान्य राज्यों को 10% अनुदान और 90% ऋण। विशेष राज्यों के संदर्भ में यही शेयर आज भी चला जा रहा है, लेकिन सब सामान्य राज्यों में थोड़ा परिवर्तन किया गया। अब सामान्य राज्यों को 30% अनुदान दिया जा रहा और 70% ऋण दिया जा रहा। क्लियर हुआ? हम समझते हैं कि यहां तक आप सभी लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मानक क्या निर्धारित किए गए? विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए मानक के लिए निर्धारित मानक। देखिए, योजना आयोग का विशेषज्ञ समूह ने विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के सम्मुख कुछ मानकों का निर्धारण किया। 5 मानक निर्धारित किए गए हैं, जो यहाँ पर है 5 मानक निर्धारित किए गए। इन 5 मानकों में से किन्हीं 4 मानकों को किसी राज्य द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। पहला मानक है संबंधित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कर रहा हो। संबंधित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा हो, पहला मानक है कि संबंधित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा हो। दूसरा हो संबंधित राज्य का 50% से अधिक भाग, 50% से अधिक क्षेत्रफल पहाड़ी, पठारी या दुर्गम हो। 50% से अधिक क्षेत्र पहाड़ी, पठारी या दुर्गम हो। तीसरा मानक हो संबंधित राज्य में जनजाति आबादी की बहुलता हो। संबंधित राज्य में जनजाति आबादी की बहुलता हो। 3 मानक हमने बताया कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए 5 मानकों को पूरा करना होता। पहला है कि संबंधित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हो। संबंधित राज्य का 50% से अधिक क्षेत्र पहाड़ी, पठारी या दुर्गम हो। तीसरा मानक है संबंधित राज्य में जनजाति आबादी की बहुलता हो, मतलब वहां 50% से अधिक आबादी जनजाति हो। और इसके बाद जो है, जो चौथा मानक है, चौथा मानक कहा गया संबंधित राज्य में सामाजिक आर्थिक समस्या गंभीर हो। सामाजिक आर्थिक समस्या गंभीर हो, समस्या काफी गंभीर हो, काफी गंभीर हो। 5वां मानक आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष खतरे विद्यमान हो, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, इस तरह की घटनाएं।
तो वित्त योजना आयोग ने कहा कि इन 5 मानकों में से किन्हीं 4 मानकों को यदि किसी राज्य द्वारा पूरा किया जाता है तो केंद्र सरकार उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है। संबंधित राज्य में सामाजिक आर्थिक समस्या गंभीर हो, मतलब बेरोजगारी अधिक हो, गरीबी अधिक हो, भूखमरी हो, कुपोषण हो, स्वास्थ्य की समस्या गंभीर हो इत्यादि। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां हो, जैसे नक्सलवाद हो, आतंकवाद जैसे मुद्दे हो। इन पहलुओं पर हमें ध्यान देना होता है। इन पहलुओं पर हमें ध्यान देना होगा। हमने कहा कि 5 मानक है। पहला, संबंधित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा हो, यह मानक। बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा। संबंधित राज्य का 50% से अधिक क्षेत्र पहाड़ी या पठारी हो, यह नहीं लागू होता। संबंधित राज्य में जनजातीय आबादी की बहुलता हो, यह लागू नहीं होता। लेकिन अगले जो मानक हैं, जो हमने कहा कि संबंधित राज्य में सामाजिक आर्थिक, यह लागू होता है बिहार पर। आंतरिक सुरक्षा के लिए पहले बिहार में नक्सलवाद जैसे चुनौतियां थी। तो इन 5 मानकों में से अगर किसी राज्य द्वारा 4 मानक पूरा किया जाता है तो उस राज्य को विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी, विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार प्रदान करेगी। यह प्रावधान किया गया था। लेकिन 14वां वित्त आयोग ने कहा कि आगे चल करके किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2015 से 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू होती है। 14वें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में विशेष राज्य की अवधारणा को समाप्त करने की सिफारिश किया, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी सिफारिशों को जब सरकार ने स्वीकार कर लिया तो अब वह सरकार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती। विशेष राज्य की अवधारणा एक प्रकार से समाप्त हो चुकी है। भारत सरकार ने जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था उनमें है नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य। नॉर्थ ईस्ट के हम राज्यों की बात करते हैं, मणिपुर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा मेघालय, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा। हमने कहा कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। एक राज्य इसमें छूट रहा है पूर्वोत्तर, और इसके 7वां और 8 राज्य पूर्वोत्तर में है, सिक्किम। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता। नागालैंड, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर स्टेट और सिक्किम के साथ साथ 9वां था जम्मू एवं कश्मीर, 10वां हिमाचल प्रदेश और 11th उत्तराखंड।
इन 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था आर्थिक आधार पर। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के राजनैतिक स्वरूप में परिवर्तन किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार वर्तमान में केवल 10 राज्यों को वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जो आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ा। जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। तो विशेष राज्य का दर्जा केंद्र द्वारा दिया जाता। तो मित्रों, यह प्रश्न उठता है कि विशेष राज्य की मांग क्यों की जाती है। विशेष राज्य की मांग केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए की जाती है। विशेष राज्य का मुद्दा हमेशा से एक राजनैतिक मुद्दे के रूप में, राजनैतिक हथियार के रूप में, राजनैतिक ब्लैकमेल करने के उपकरण के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा। इतना ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में विशेष राज्य की अवधारणा को भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर समाप्त कर दिया है। जिनको पहले से विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ, उन्हीं राज्यों को यह दर्जा यथावत रखा गया। विशेष राज्यों को केंद्रीय सहायता का 90% अनुदान मिलता है, 10% ऋण मिलता है, जबकि सामान्य राज्यों को शुरू में 10% अनुदान मिलता था, 90% ऋण। बाद में थोड़ा केंद्र ने उन पर रियायत किया, दया किया, तो आज सामान्य राज्यों को 30% अनुदान मिलता है, 10% ऋण मिलता है। तो हम समझते हैं कि आपको यह टॉपिक विशेष राज्य की अवधारणा कुछ समझ में आ गई होगी। यह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे एक लेक्चर में लद्दाख क्यों विशेष राज्य की मांग कर रहा। कल हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि लद्दाख क्यों विशेष राज्य की मांग कर रहा, या लद्दाख क्यों 6ठी अनुसूची में अपने को सम्मिलित करने की मांग कर रहा। तो आज का यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। जय हिंद।